हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आप क्या कर लीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए यहाँ से एन ओ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा डी, एन ओ के डी टी, एन ओ के डी टी, सभी में ऐसा ही होगा। एन ओ, फिर क्या होगा यहाँ पे डी होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एन ओ के डी टी हो गया। ऐसा किस विकल्प में है? ऑप्शन डी में है। डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है और ये ढूंढना है कि कौन सी आकृति में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन सी में ये आकृति अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या कह रहा है, मधुमक्खियाँ भिनभिनाना। तो मुर्गियाँ किससे मेरे भाई? मुर्गियाँ जो होगी वो कुटकुटाना से। किससे? कुटकुटाना से, ठीक है। अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में डिक्शनरी को 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मोबिलिटी को 16 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ट्रांसमिशन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार इसमें डिक्शनरी में कुल अक्षर की संख्या जो है ना, उसमें 2 से गुना, इसमें 10 अक्षर है, इसमें 2 से गुना कर दिया। मोबिलिटी में जो अक्षर है, देखिए मोबिलिटी में कितना है, 1 2 3 4, एक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर था ना, इसमें 2 से गुना किया 16 हो गया। उसी प्रकार से आप ट्रांसमिशन में काउंट करके गुना कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें 11 है। 11 दूना 22 होगा, जो ऑप्शन डी में है। ये हटाएंगे आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आकृति है ना, इसमें क्या हुआ है, प्रत्येक चिन्ह ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ऊपर वाला चिन्ह नीचे की ओर आकर पलट जाता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसका विकल्प जो है मेरे भाई ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला है किसी विशिष्ट कूट भाषा में लेमन को ELMNO के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्लस्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो जिस प्रकार लेवन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित गया है, उसी प्रकार से क्लस्टर को आप व्यवस्थित कीजिएगा तो CLERSTU हो जाएगा, है ना मेरे भाई। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से। यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो 4 है ना, 4 गुना 2 और इसका स्क्वायर क्या हुआ, 64 हो गया ना। उसी प्रकार से अगर आप इसको कर ले, 6 को 6 में गुना कर दीजिए, किससे? 2 से, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 144 मिल जाएगा आपको, ठीक। समझ में आ गया मेरे बात। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में राजू को WFOZ और सीता को XNYF के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मोनू को किस प्रकार लिखा जाएगा? मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं कि R से अगर हम प्लस का 5 बढ़ेंगे तो W प्राप्त होगा। क्या R से प्लस का 5 बढ़िएगा तो W प्राप्त होगा। A से अगर प्लस का 5 बढ़िएगा तो F प्राप्त होगा। J से प्लस का 5 बढ़िएगा वो प्राप्त होगा, है ना मेरे भाई। U से प्लस का 5 बढ़िएगा तो Z प्राप्त होगा। तो सभी में 5-5 का ही खेला है। तो मोनू में M में 5 बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 13 5 18, यानी कि R प्राप्त होगा।
ओ में 5 बढ़िएगा तो टी प्राप्त होगा, है ना। एन में 5 बढ़िएगा, एन में तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एस। 14 5 19 यानी कि एस। और यू में फिर 5 बढ़ जाइए, जेड। आर टी एस जेड कहाँ है, आर टी एस जेड ऑप्शन डी में है, तो डी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या करें, निम्न वेन आरेख में त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को, त्रिभुज जो है मेरे भाई, ये जो त्रिभुज है ये लंबे व्यक्तियों को, एलबी से कर देते हैं, व्यक्तियों को निरूपित करता है। वृत्त जो है काली आंखों वाले व्यक्तियों को, वृत्त ये जो सर्किल है ये किसका, काली आंखों वाली, काली क्या मेरे भाई, आंखों वाली, ए आंखों वाली व्यक्ति, ए के बी कर देते हैं, के बी, ठीक है, काली आंखों वाली व्यक्ति को निरूपित करता है। आयत जो है मेरे भाई, आयत, ये वाला आयत ये किसको निरूपित करता है, बूढ़े बालों वाली की, बूढ़े बालों वाले व्यक्ति की। तो बी से हम बूढ़े कर देते हैं, फिर बी से बाल और बी से व्यक्ति, बी 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 बी, ट्रिपल बी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि वर्ग जो है लड़कों को निरूपित करता है, वर्ग किसको, लड़कों को, तो बी से बॉय कर दें, ठीक है, या फिर एल से ही लड़के कर दें, कुछ भी चलेगी। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर लंबे और काले आंखों वाली, उन लंबे और काले आंखों वाली लड़के को निरूपित करता है जिनके बाल बूढ़े नहीं हैं। बूढ़े बाल वाले कौन थे मेरे भाई, बूढ़े बाल वाले तो आयत थे, है ना। तो इसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो जो सी है, सी जो है ना मेरे भाई, ये बिल्कुल सही होगा। सिर्फ भूरे बाल वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बाकी सभी में होना चाहिए। तो ये जो है इसका विकल्प सी ही सही उत्तर होगा, और सी में ही विकल्प सी है, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते समझ गए होंगे, नहीं समझे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा जहाँ अभी हम आए हुए हैं, ठीक है, तो पॉज करके भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से 1 बढ़िएगा तो क्या, सॉरी 4 से 1 बढ़िएगा 5, फिर 18 से 1 बढ़िएगा क्या, 19, फिर 68 से 1 बढ़िएगा तो क्या आएगा, 69, ठीक। इतना तो आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 का पावर 1 और प्लस 0 कीजिएगा तो 4 ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 18 के बारे में हम कह रहे हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 18, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 का क्यूब कीजिए और प्लस का 4 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 64 और 4 कितना हो जाएगा, 64 और 4 हो जाएगा मेरे भाई 68। उसी प्रकार से सेम अगले में कीजिएगा, 4 का पावर 4 डालिए आप अगले में, यहाँ पे ये जो अंक है यहाँ पे अंक प्राप्त करने के लिए 4 का पावर 4 और 6 कर लीजिए ऐड। तो 4 का पावर 4 आप करते हैं तो 256 प्राप्त होगा, और उसमें 6 ऐड कीजिएगा तो 262 प्राप्त हो जाएगा। कहाँ है 262, ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें, 5 सहेलियां भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हुई है, पूर्व दिशा में। अब भाई मेरे हम यहाँ पे ही कर देते हैं, देखिए ये क्या है मेरे भाई, नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। भूमिका जो है विभा, तो हम मेरे भाई विभा को बी से डिनोट कर देते हैं, और भूमिका को हम भी से कर दें, या फिर बी एच से कर देते हैं, भूमिका को बी एच से। और श्वेता कहा क्या कह रही है, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, भूमिका भूमिका बैठी है ना विभा और श्वेता के बीच में, तो श्वेता यहाँ पे हो गई, ठीक। अब आगे पढ़िए, क्या कर, राशि श्वेता के बाईं ओर है, राशि जो है श्वेता के बाईं ओर है, तो बाईं ओर तो ऊपर की ओर होंगे, तो राशि ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पे कह रही है, तो दूसरे स्थान पे तो बीच में कौन बच गई, जो बच गई अरुणिमा, तो अरुणिमा हो जाएगी, है ना, अरुणिमा, ठीक। तो अरुणिमा हो जाएगी मेरे भाई। अब देखिए इसे कैसे कीजिएगा, क्या करें, दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है, सबसे दक्षिण छोर पे जो है मेरे भाई विभा बैठी है, कौन, विभा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इससे ही यहीं से ही क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ भी सेम वैसे ही समझाया गया है। अगला प्रश्न है कि फलों की एक दुकान में केवल 2 प्रकार के फल है जिनके नाम संतरे और आम है। संतरों की संख्या आमों की संख्या की 3 गुनी है। संतरों की संख्या जो है मेरे भाई
आमों की संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए कि आम की संख्या क्या मेरे भाई x, यहाँ पे m यानी कि m से मैंगो कर दिए, मैंगो का संख्या कितना है x है, और संतरों की संख्या जो है मेरे भाई कितना है 3x हो जाएगा, है ना। कुल फलों की संख्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखिए कुल, यहाँ पे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकानों में फलों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती के बारे में कह रहा है, तो हम यहाँ पे कुल फलों की संख्या क्या हो जाएगा x प्लस क्या मेरे भाई 3x बराबर क्या मेरे भाई 4x हो जाएगा ना, 4x। तो जो संख्या 4 से विभाज्य होगा वह फलों की संख्या को निरूपित करेगा, लेकिन 42 4 से विभाज्य हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है। देखिए 40 हो रहा है, 48 हो रहा है, 44 हो रहा है, लेकिन ये जो 42 है ना ये विभाज्य नहीं हो रहा है। तो यही जो है ऑप्शन डी ये निरूपित नहीं कर रहा है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 8 मित्र है PQRSTUV और W एक पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। T एक छोर पर है, देखिए ऐसे है एक पंक्ति, ठीक है। T जो है कोई एक छोर पे, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, है ना, दोनों में से कोई एक जगह होगा। पहले हम इसी जगह को लेते हैं जो अभी हम मिटा दिए हैं। अब देखिए अगले में क्या कह रहा है मेरे भाई, टी एक छोर पर बैठा है, क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है। क्यू जो है मेरे भाई डब्ल्यू और आर के, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू को कर दें, यहाँ पे क्यू को और यहाँ पे आर को, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, क्या कर रहा है, भी एस और यू के बीच में बैठा है। भी जो है ना मेरे भाई एस और यू के बीच में बैठा है। मान लीजिए यहाँ पे हम भी को बिठा दिए, यहाँ पे यू और यहाँ पे क्या मेरे भाई एस, ठीक है, एस के बीच बैठा है। क्या कर रहा है, आर पी के बाएं बगल में बैठा है। आर जो है ना मेरे भाई पी के बाएं बगल में बैठा है, तो यहाँ पे पी भाई साहब हो जाएंगे, ठीक है। पी और यू के बीच में, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पी और यू के बीच में कितने, दो, एस और भी बैठे हुए हैं। अब पूछ क्या रहा है, दाएं से दूसरे छोर पर कौन बैठा है। दाएं से दूसरे छोर पे यू बैठा है मेरे भाई। क्या कह रहा है, दाएं से दूसरे छोर पे कौन बैठा है, तो यू बैठा है ना। यू इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा यू, यू इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यू कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। क्या करा, दी गई सीट को मोड़ कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरे भाई एल का विपरीत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। के का विपरीत क्या हो जाएगा, एन। एक छोड़ के ही लेते हैं ना, तो एक छोड़ के लेंगे, के का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। अब देखिए पी का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो पी का विपरीत क्या हो गया, ओ। अब देखिए क्या ऐसा ऑप्शन किस में है और किस में नहीं है। के का विपरीत एन है बिल्कुल। एल का विपरीत क्या है, एम है, लेकिन ओ का विपरीत एम नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एंजाइम, सभी एंजाइम क्या है मेरा भाई, विटामिन है। तो ये देखिए ये एंजाइम हो गया, ठीक है। ई से हम डिनोट कर देते हैं एंजाइम को, विटामिन को हम भी से डिनोट कर देते हैं। अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है, सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट है। सभी विटामिन क्या है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट है। तो सी से हम डिनोट कर देते हैं। पढ़िए निष्कर्ष को, क्या करें, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है। तो सभी एंजाइम के बारे में कह रहा है, देखिए ये अंदर की ओर जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे ही कहता कि सभी कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है तो गलत हो जाता। अब यहाँ पे अगला पढ़िए, कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये यही बात गलत हो गया यहाँ पे। यानी कि निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दो गलत है, तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। क्या करा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। आप जब जाते होंगे डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढने, तो क्या होता होगा, जो अल्फ़ाबेट पहले आता होगा वो पहले आता होगा, ठीक है। जैसे देखिए DUR है, यहाँ पे DUT है, तो आर पहले या टी पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा आर पहले। अब यहाँ पे इसमें कंपैरिजन कीजिए, DUB है, तो अब आर से कौन पहले, बी पहले, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई आर, तो यानी कि 1 हो जाएगा, 3 और 1। अब आगे बढ़िए, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो देखिए यहाँ भी एस है, DUS, और यहाँ भी DUS है। अब दोनों में कंपैरिजन करना है, तो अगले में क्या है, टी है, DUST, और यहाँ पे भी DUST है ना। अब देखिए इसमें आगे बढ़िएगा तो ई है, DUSTE, और यहाँ पे क्या है, DUSTB है।
तो सबसे पहले बी वाला आएगा, 5 आ जाएगा, है ना मेरे भाई, पहले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, इस वाले में वाई है, तो पहले कौन आएगा, ई आता है ना, जब ABCD पढ़ते हैं तो पहले आ जाएगा कौन, ई वाला, यानी कि डस्टर, और अंत में क्या आ जाएगा, ड्यूटी, वाई वाला। ठीक, तो देखिए ऐसा किस में बना है, बना है किस में, ये देख लीजिए। तो ऐसा मेरे भाई ऑप्शन डी में बना है, 3 1 5 4 2, ऑप्शन डी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर। आशा करते हैं आज आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हर रोज हम बस बोल के समझाते थे, जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इतने दिन से, वो अच्छे से आज समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इस वाले प्रश्न में क्या हुआ है, P को P है, E है और क्या है मेरे भाई, A है। P से प्लस का 3 जाइएगा, S प्राप्त होगा, ये वाला, है ना। तो लिख लीजिए SJH, है ना, SJH। सभी में काम उतना ही हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी तक गया और क्या है, O है, फिर क्या है, O है ना। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या था मेरे भाई, Y, ये वाला Y, उसके बाद क्या है, T है, उसके बाद क्या है, V है। अब लिखिए आराम से, P से S जाइए प्लस का 3, S से V जाइए प्लस का 3, V से Y जाइए प्लस का 3, तो Y से फिर प्लस का 3 जाइएगा, B प्राप्त होगा क्या मेरे मित्र। अब देखिए E से J जाइएगा प्लस का 5, J से O जाइएगा प्लस का 5, ठीक है, O से T जाइएगा प्लस का 5, तो T से फिर 5 का चले जाइए प्लस में, तो Y आ जाएगा, BY हो गया ना। अब देखिए A से H जाइएगा प्लस का 7 हुआ, H से O जाइएगा फिर प्लस का 7 होगा मेरे मित्र, और O से V जाइएगा फिर प्लस का 7, और V से प्लस का 7 जाइएगा तो C प्राप्त होगा। BYC कहाँ है, BYC कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन डी में है, तो डी इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ हटाते हैं, देखिए, है ना। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप अगर 345 में से 324 को घटाइएगा, क्या आ जाएगा, -11, ऐसे प्लस का 11 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है मेरे भाई, 324 में से 320 को अगर घटा, 334 में से 320 को, तो यहाँ -14, यानी कि ये घटते जा रहा है ना, इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। यहाँ पे घटाइएगा -17 आएगा, यहाँ पे घटा लीजिए, यहाँ पे 303 में से 383 को, सॉरी 283 को घटाना है, तो यहाँ पे -23 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 283 में से 260 को घटाइएगा, फिर क्या आ जाएगा, -26 आ जाएगा, देख रहे हैं ना मेरे भाई। अब अगला में क्या कर लीजिए, -26, सॉरी 260 में से -26 घटाना है, तो 234 आ जाएगा, कितना, 234, जो ऑप्शन बी में। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो आप सभी को चेक कीजिएगा। जब ऑप्शन डी को चेक कीजिएगा ना, तो 133 बराबर 133 ये संतुलित संतुलित हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करा है, एक परिवार में 6 व्यक्ति MNPQR और S है। S M की दादी है, क्या है मेरे भाई, S जो है, S क्या है, M की दादी है, तो यहाँ पे S हो गई, ठीक, जो माइनस होगी, क्योंकि स्त्रीलिंग को हम माइनस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे भाई साहब M हो गया, जो दादी है यहाँ पे प्लस में हो गई, ये पुरुष है। ठीक, अब क्या कह रहा है, दादी है, P R की बहन है, P जो है R की बहन है, यहाँ पे R हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P जो किसका है, बहन है, तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो ये क्या हो गया, इकलौता पुत्र किसका, R का M जो है क्या हो गया, इकलौता पुत्र हो गया। अब P क्या है मेरे भाई, R की बहन है, तो ये माइनस में हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, N जो है, N P के पिता है, तो यहाँ पे N का P का पिता कौन, N हो गया, यहाँ पे हम N लिख लेंगे, और S और N क्या हो जाएगा, पति पत्नी, क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, P का पिता है, तो यहाँ पे हम पिता लिख लेते हैं। ठीक, अब आगे पढ़िए, तो R का माँ कौन हो गई, R का माँ S हो गई, यहाँ पे माँ हम लिख देते हैं। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, बच कौन रहा था, कह रहा है M Q और R का इकलौता पुत्र है ना, Q और R का, तो यहाँ पे Q हो गई, Q माइनस में Q और R का, यानी कि Q और R, फिर यहाँ पे पति पत्नी, और M क्या हो गया, इकलौता पुत्र किसका, Q और R का। पूछ क्या रहा है कि N की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, तो M का N से क्या संबंध है, तो
तो एन जो है, एन का एम से संबंध क्या होगा, पोता का होगा। किसका होगा, पोता का। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। आशा करते हैं आप समझे होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को दर्शाई गई स्थिति एक्स वाई या फिर एक्स एक्स पर रखने पर बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो P है मेरे भाई, आप P को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो Q है ऐसे होगा, होगा ना। R कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। K कैसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे होगा ना। H वैसे के वैसे और A वैसे के वैसे। देखिए कैसा, किस वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में ऐसा दिख रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था। क्या करें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब सभी को चेक कीजिएगा तो सभी में 3 3 बढ़ रहा है, लेकिन एच से एल जाइएगा तो 4 बढ़ रहा है। ठीक, तो इसी कारण से ऑप्शन सी जो है अलग हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दें। यहाँ पे क्या करें, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहला पंक्ति को चेक कीजिए, इस वाले रो को चेक करना है। आइए इसे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 34 है। अगला क्या है, 38 है। और यहाँ क्या है, 7 है। अब देखिए, 6 गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई, 7, यानी कि 7 गुने 6 और प्लस का 8 कीजिएगा, क्या आएगा, 7 6 का 42 और माइनस का 8 कर लीजिए। ठीक है, माइनस का 8, प्लस का 8 नहीं, माइनस का 8। तो 42 और माइनस 8 कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, क्या प्राप्त होगा, 34 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 34। 42 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 38 वाले को चेक कीजिएगा तो 7 गुने 6 कर लीजिए और माइनस का 4, 38 प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना मेरे भाई। तो सभी में कॉमन क्या, ये वाला 7। उसी प्रकार से अगले में कीजिए, पंक्ति नंबर लास्ट वाला में, इस वाला में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15 गुने 6 और माइनस का 3, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 15 गुने 6 और माइनस का 3 कीजिएगा तो ये 87 प्राप्त होगा यहाँ पे। और अगला में 84 को करने के लिए क्या हो जाएगा, 15 और गुने 6 और माइनस का 6 कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 15 छक्का 90 और माइनस 6 84। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 87। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी समझाया गया है। अगला है, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान पूर्वक आप अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दें, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। आप डी से जी जाइएगा, प्लस का 3 जाइएगा, के से पी जाइएगा, प्लस का कितना जाइएगा, 5, एल से एस जाइएगा, कितना जाएगा, प्लस का 7, और एच से क्यू जाइएगा, प्लस का कितना जाएगा मेरे भाई, 9 जाइएगा। उसी प्रकार कीजिएगा तो ऑप्शन डी इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस ने नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुमित सांगवान। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अच्युतम नमुंद्री को। अगला है, सेवेलियर ऑफ दी ऑर्डे डेस आर्ट एट डेस लेट्रेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है। इसका सही उत्तर क्या होगा, शिवाजी गणेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। तो इसका सही उत्तर होगा केसरी। क्या, केसरी। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग करी है। तो इसका सही उत्तर होगा अनिल कुंबले।
कल का नया रिकॉर्ड है ईशान किशन का, दोहरा शतक का बांग्लादेश के खिलाफ। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1435। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने करी है? तो इसका सही उत्तर होगा इटली। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इटली। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? मानव पूंजी कौन सी नहीं है? भूमि। भूमि जो है अचल संपत्ति है, यह सभी आप लोग जानते हैं। यह भूमि प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुदुमाला। क्या है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? छोलिया। क्या हो जाएगा? छोलिया। अगला, हड़प्पा स्थल पर, क्या मेरे भाई? हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है कि साफ यानी कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही विकल्प होगा नेपाल। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1928। अगला, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र। क्या कह रहा है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण किया था? तो ये था कर्क के टुकड़े। क्या मेरे भाई? कर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से क्या किया था? खोज किया था, यानी कि कॉर्क कैम्बियन। इसमें क्या कहना है इसका कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्या है? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कर्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज करी थी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान में साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1925। आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी की स्थापना 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, सीपीएम यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में, एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। ठीक है, फिर से रिकॉल करा दे। बीजेपी 1980, बीएसपी 1984, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, सीपीएम यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999, ठीक है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 1998, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। याद रखिएगा, ये पूछ देता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पक्का ये पूछेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो यूआरएल। क्या है? यूआरएल, बाकी सभी है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु। क्या कह रहा है कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्परिवर्तन कहलाती है। अगला, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे भाई? तो है कंगतो। क्या है? कंगतो। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है मेरे भाई 8500 कितना है? 86 मीटर है, जो सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी 1816 मीटर है, ये कहाँ किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। कामेट चोटी 7756 मीटर है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। साल्टोरो कांगड़ी 7742 मीटर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। त्रिशूल चोटी जो है 7120 मीटर है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात जो है मेरे भाई स्वर्ण रेखा पे है, ठीक है। इससे और आगे बता दे दोस्तों कि जलप्रपात के बारे में बताते हैं। जोग गुलशप्पा जो है जलप्रपात वो सरस्वती नदी कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? मांडोवी नदी गोवा में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह रहा है प्रश्न की चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? चक्रवात अम्फान जो है मेरे भाई वो मई 2020 में आया था। इसके बारे में भी आप जान ही लीजिए ताकि एग्जाम्स में पूछे तो आप क्या घबराए नहीं और क्वेश्चन गलत ना कर दे। चक्रवात जवाद जो है मेरे भाई वो दिसंबर 2021 में नामाकरण किया था सऊदी अरब ने। शाहीन जो है अक्टूबर 2021 में आया था, नामाकरण कतर ने किया था। गुलाब चक्रवात सितंबर 2021 में आया था, नामाकरण पाकिस्तान किया था। यास जो है मई 2021 में आया था, नामाकरण ओमान ने किया था। तौकते जो है तौकते तूफान जो मई 2021 में आया था, नामाकरण म्यांमार ने किया था। बुरेवी जो है दिसंबर 2020 में, नामाकरण मालदीव। और निवार जो है निवार चक्रवात जो आई थी ये नवंबर 2020 में, नामाकरण ईरान ने करी थी। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछने की संभावना 100% है। अगला, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आवारा जानवरों द्वारा काटना। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कारण निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ग्रीवा कैसेरुक परिपक्वता विधि। अगला है, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो ये 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करा, किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना है और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यहाँ पे मेरे भाई x y और क्या z कितना लेता है? अगर z 2 लेता है तो ये 3 लेगा और ये कितना लेगा? 6 लेगा। कितना? 6। आप देखिए सभी का क्षमता क्या कर दीजिए मेरे भाई, सभी का क्षमता 1/6, 1/3 और 1/2 कीजिएगा। क्या आएंगे? 1:2:3 आ जाएगा। कर्ज बराबर क्या होता है? क्षमता गुने समय होता है। तो सभी का क्षमता ऐड करके समय जोड़ दीजिए, यानी कि 6 × 2 यानी कि 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12 यूनिट, यानी कि वाई अकेले कार्य पूरा कितने दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 आया है ना, 12/2 कर लीजिए। वाई का कितना आया है? 2, तो 12/2 यानी 6 दिन में कर लेगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पे ध्यान दें, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा? देखिए प्रश्न से यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक रूप से, P बराबर क्यू गुने 220%, तो P बराबर क्यू गुने 11/5 लिख सकते हैं हम। अब अगला प्रोसेस में क्या करेंगे, P/Q और बराबर में 11/5, तो प्रतिशत निकालिएगा। ये वाला लाइन को हम हटा देते हैं, पहले पूरे हटाते हैं। अब देखिए P/Q और बराबर में 11/5 मेरे भाई है ना। अब बराबर में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब प्रतिशत निकालेंगे 5/0 यानी कि माफ कीजिएगा 5/11 + 5, ठीक है। और गुने 100, काट पेट मचा दीजिए, 31.25 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ये 18, 21 और 24 कैल्शियम ले लीजिए, 504 आ जाएंगे ना। 504 में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10,000 हो जाएगा ना। 4 0 हो जाएगा ना मेरे भाई, 10,000। इसे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, शेष आएंगे 224। कितना आएंगे? माफ कीजिएगा 424 शेष आएंगे। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 10,000 और प्लस का 504 और माइनस का 424, ठीक है। 424 कर लीजिएगा। अब इसे ऐड कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा, 10,080। कहाँ है 10,080? ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 8x - 50 एक
50 प्लस वाई और बराबर में क्या 8 इंटू एक्स प्लस 2.5, यही ना भाई, तो ऊपर आ जा 2.5। अब क्या कह रहा है 8x माइनस का क्या मेरे भाई 5 प्लस वाई, ठीक है, बराबर में क्या 8x और यहाँ पे 20 हो जाएगा, है ना मेरे भाई। अब y बराबर क्या आ जाएगा 50 और प्लस 20 यानी कि 70, तो y बराबर क्या 70 kg। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख ले, यहाँ पे सॉल्यूशन है दोनों का। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार कर सकती है, मतलब पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई बराबर चालू चालू गुने समय कर लीजिए 45, है ना, 45 गुने 5/18, ठीक है, 5/18 बराबर गुने का क्या हो जाएगा 12, काट पीट मचा दीजिए 150 आ जाएंगे उत्तर, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह रहा है 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है। यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 70 है तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या है। अब देखिए मेरे भाई क्या कर लीजिए, इसे 72 गुने 5 कर लीजिए और माइनस का 3 गुने 70 कर लीजिए, ठीक है, और बटा में 2 कर लीजिए, कीजिएगा मेरे भाई तो कितना आएगा इतना, इसे ये पूरा कीजिएगा तो 360 माइनस कितना 210 और बटा में 2, तो 150 बटा का 2 यानी 75 आएगा, काटिएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 33.1/3% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कितने प्रतिशत का, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r² होता है ना। 20% बराबर कितने मेरे भाई, इसका 20% का पहले फ्रैक्शन कितना है 1/5, और कितना कह रहा था मेरे भाई कि 20% बढ़ जाए तो इसका फ्रैक्शन कितना 6/5 हम लिख सकते हैं क्या। अब देखिए 33.1/3 का फ्रैक्शन कितना मेरे भाई 1/3, कितना लिखेंगे इसको 2/3 लिख सकते हैं क्या। अब आइए इस इतना बात अगर आप मेरा समझ गए होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 मेरे भाई तो यहाँ पे कितना 2 आएगा, आएगा ना। यह मूल्य है मेरे भाई और ये क्या था वर्तमान था, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए 5 50 25 और 25 50 25 और 25 या 75%, ठीक है, ये मूल्य हुआ। 66 36 दूना 72, ये क्या हो गया वर्तमान हो गया। तो 3/75 गुने 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4%, क्या हो जाएगा मेरे भाई 4% कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन कैसे कीजिएगा, CI प्रतिशत कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रतिशत निकालिए कैसे, 20 + 20 और प्लस का 20 गुने क्या मेरे भाई 20 और बटा में 100, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खलास, इसे कीजिएगा 44% आएंगे, 20 दूना 40 और ये 2 दूना 4 यानी 44% आ जाएंगे। अब r बराबर कितना है मेरे भाई 20 बटा कितना हो जाएगा 2 यानी कि इसका 10%। t बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा ना। अब आगे से CI प्रतिशत निकालिए। अगला प्रोसेस में क्या हो जाएगा CI प्रतिशत, पहले 2 वर्ष का CI प्रतिशत निकालना है तो 10 + 10 + 10 गुने 10 होगा ना मेरे भाई और बटा में 100, इसे कीजिएगा तो 21 आएंगे ना। अब अगले 2 वर्ष का निकालिए, अगले 2 वर्ष का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 21 + 21 गुने क्या हो जाएगा 21 गुने 21 होगा ना बटा 100, इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 46.41 आ जाएगा, ठीक है 41। आप देखिए प्रश्न से आ जाइए कि कितना कितना आया था, ये तो माइंड में रिलेट कर ही लिए होंगे। तो 46.41 माइनस 44% जो कितने के बराबर हो जाएगा, और बराबर में कितना 964 है ना, ये बराबर में 964, तो 241 यानी कि 2.41% बराबर कितना हो जाएगा 964। तो 1% बराबर कितना मेरे भाई 400, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा ना मेरे भाई 40,000। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए और अगला प्रश्न को बनाइए।
क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपये प्राप्त हो तो बी को इसमें से कितना धनराशि मिलेगा। भाई मेरे, आप क्या कर लीजिए, ए, बी और सी सभी को इन अनुपात पे फिट कीजिए। इसका 5, इसका कितना 6 और इसका कितना 8। सभी का क्या कर लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। 1/5, 1/6 और 1/8 कीजिएगा, क्या आएंगे 24, 20 और इसका कितना आएगा 15। ठीक है, कितना आएगा 15। अब पूछ किसका रहा था मेरे भाई, पूछ रहा था बी का हिस्सा। तो 20 बटा क्या, सभी को ऐड कीजिएगा, 24, 20 और कितना कितना था 15 और गुने 2950। ठीक है, 2950 आ जाएगा मेरे भाई, कर लीजिएगा, 1000 उत्तर आएंगे। कितना, 1000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है। इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए मेरे भाई। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3/7 गुने 3/7 और माइनस का 49, 9/49 बराबर कितना 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी क्या हो गया, इसका परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में क्या मेरे भाई एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में कितना है। देखिए यहाँ पे एल्कोहल अनुपात क्या है, वाटर है, ये कितना 15, 5 दिया 15 ना मेरे भाई, 5 दिया 15। ठीक है, अब समझ रहे हैं। अब 5 चौके 20। ठीक है, एल्कोहल और पानी, ठीक ना। अब देखिए ये 15, तो ये कितना मेरे भाई 4, इसमें और 4 लीटर और मिलाया, इसमें कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 और ऐड कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 यूनिट बराबर कितना है मेरे भाई, 8 है। 4 यूनिट बराबर कितना, 8 है। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2। मिश्रण की मूल मात्रा कितना होगा मेरे भाई, मिश्रण की मूल मात्रा बराबर क्या, 15 + 20 यानी कि 35। तो 35 गुने क्या कर लीजिएगा 2 यानी कि 70 लीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लें, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या करें, यदि ए का 10% बी है तो बी का, सॉरी 20 का बी प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ए का कितना मेरे भाई 10%, तो A/10 बराबर बी है ना। तो क्या कर लीजिएगा, A/B बराबर क्या हो जाएगा, A/B बराबर 10/1, यही ना। अब देखिए यहाँ पे B का कितना कह रहा है, B प्रतिशत, सॉरी 20 का B प्रतिशत कह रहा है ना, B का 20%, तो B प्रतिशत यानी कि 20 गुने 1%। ठीक है, तो यहाँ पे 10 गुने 2% यानी कि A का 2%। कितना मेरे भाई, A का 2%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक आयरन का क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 210 रुपये है। इसका अधिकतम खुदरा मूल्य तय कीजिए जिस पर 5% की छूट देने के बाद भी आपको 90% का लाभ प्राप्त हो। मान लीजिए MRP कितना, 100 रुपये। यहाँ पे MRP कितना, 100 रुपये। तो 100 गुने 95%, 5% की छूट देता है ना ये। तो 95% बराबर कितना हो जाएगा, 210 गुने 190, यानी कि लाभ तो इसको 90% कमाना है। तो 190 रुपये कितना, 210 गुना करके काटपीट मचा दीजिए, यानी कि गुना भाग लगा दीजिए, 420 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन बी में है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लें क्या कह रहा है। प्रश्न की 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 243 मीटर की ट्रेन जो है, एक रेलगाड़ी, सॉरी लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड की समय लेती है। समय बराबर दूरी बटा चाल भैया, तो समय कितना 42 सेकंड। दूरी कितनी है मेरे भाई, इसकी लंबाई कितनी है 243, प्लस क्या x कर लें और बटा में ये भैया 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भाग रही है, तो 5/18 से इसका लगाना भी होगा, खर्चा पानी है ना। तो 42 गुने क्या कर लीजिए भैया 60 और गुने का 5/18 कर सकते हैं आप। और बराबर में क्या कर लीजिएगा 243 प्लस का क्या भैया x। ठीक है, क्या प्लस का x। अब आगे का काम
प्रोसेस में लाइए, क्या हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा ना, और बराबर में 243 प्लस का क्या भाई एक्स, है ना। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 457, कितना भैया, 457, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इसे आप खुद कीजिए, ठीक है, खुद कीजिएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है, 14 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने की लागत रुपए में कितनी होगी, पाई का मान 22/7 आप ले सकते हैं। तो वृत्त की बगीचे की परिधि, तो परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई r मेरे भाई, कितना, 506 होगा ना, 22 यानी कि 2 इंटू, यानी कि 2 गुने 22/7 गुने r बराबर कितना, 506। तो r बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 506 गुने 7 और बटा में 2 गुने 22। अब काट पीट में चाहिएगा भैया, 161/2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अभिष्ट लागत जब निकालिएगा, इसका लागत निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 22/60 गुने 161 गुने 161 लिख सकते हैं, बटा में 2 गुने 2 और गुने का 14। अब भैया इसे काट पीट मचा के सुंदर सा उत्तर ले आइए, 28,500, सॉरी 2,85,131 रुपया कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है भैया। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्वतः ही रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितना की कमी हो जाएगी। भैया फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य वैसे के वैसे रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी, ये पूछ रहा है भैया। कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मूलधन यानी कि पी, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये अगर 100 है तो ये कितना 48, ये कितना मेरे भाई 148 होनी चाहिए, ठीक। इसमें 20% की वृद्धि 120, इसमें कितना हो जाएगा मेरे भाई 48 है तो 28 होंगे, ये कितना 148 के 48, सेलिंग प्राइस तो सेम ही है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो 28/120 गुने का 100 काट पीट मचाइएगा, 70/3% आएंगे ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, कमी प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में कमी कितना हो जाएगा, 48 माइनस 70/3 कीजिएगा, कितना आएगा भैया, कितना आएगा मेरे भाई 74/3, जो किसके बराबर है, 24.66 के। कहाँ पे 24.66, ऑप्शन सी में है, 6-7 है, ठीक है, लगभग लगभग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, प्रश्न की 5,000 की राशि, 5,000 रुपये की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला है भैया, डी बराबर PR² बटा 100 स्क्वायर, है ना। क्या कर लीजिए, 5,000 गुने का क्या 8 का स्क्वायर, और ये बटा में क्या भैया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, है ना। काट पीट मचा सकते हैं, उत्तर 32 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए आप सभी लोग, क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पर बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो SP बराबर भैया क्या, CP, और गुने का क्या मेरे भाई 11/8, यही ना। तो SP बराबर SP बटा CP यानी कि 11/8, लाभ प्रतिशत क्या 3/8 गुने 100 काट पीट मचा दीजिए, 37.5 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ जाए, यहाँ पर दोनों का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखिए भाई मेरे, क्या करें, 4 संख्याएं 2:3:5:7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समवर्तक 6 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब यहाँ पे हम A
बी, सी और डी कर ले, सभी को अनुपात में कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये कितना 2, 3, अगला कितना 5 और ये क्या था मेरे भाई, ये क्या था 7। सभी में हम x लगा दें। 2x अनुपात कितना भैया 3x और कितना 5x और ये कितना 7x है ना। अब सभी को क्या कर, सभी का HCF कितना था भाई मेरे 6 था। ठीक है, तो योग कह रहा है योग, तो 2x और प्लस का क्या कर लीजिए 7x, तो कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो जाएंगे 2x प्लस का 7x, यानी कि कितना, सभी का योग कह रहा है ना, तो 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का क्या मेरे भाई 7x स्क्वायर, तो कितना मेरे भाई, कितना हो जाएगा 53x स्क्वायर होगा ना। 2 दूना 4 और 7 सते 49, 49 4 53। ठीक है, अब भैया मेरे क्या कर लीजिए 53 गुने 6 का स्क्वायर बराबर कितना 53 गुने 36 1908, जो ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख ले क्या कह रहा है। यदि x अनुपात दो x अनुपात 2y बराबर 4:9 और 2:x इज इक्वल टू कितना है 3:4, तो y का मान कितना है मेरे भाई। इसे करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा लगाना है। इसे कैसे कीजिएगा, x/2y लिख सकते हैं, इसे 4/9 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो x अनुपात y यानी कि x/y बराबर क्या, हम इसे लिख सकते हैं मेरे भाई 8/9। ये क्रॉस क्रॉस मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप समझ रहे हैं, ये समीकरण 1 हुआ। अब अगला अगला देख लीजिए प्रश्न से। देखिए यहाँ पे अगला क्या है 2/x, इस वाले के बारे में बात करें 2/x 3/4 क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर कितना हो जाएगा 3/8 लिख सकते हैं इसे, सॉरी 8/3। ये देखिए 2 4 दूना 8 और ये 3 का 3 नहीं रह गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 8/3 मेरे भाई। समीकरण 2 ये प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरण का खेला है, दोनों समीकरण को क्या कर लीजिए 8/3y और बराबर में 8/9 कर लीजिएगा इसे। y बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना मेरे भाई 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी समीकरण पे ही फिट करना है। इसके बराबर मान लीजिए क्या ये, इसके बराबर क्या मान लीजिए ये, और इसके बराबर क्या मान लीजिए ये। ठीक है, मान लीजिएगा ना मेरे भाई, इसे मान लीजिएगा ना, तो इसे मानिएगा समीकरण पे फिट कीजिएगा, जैसे द्विघात समीकरण में बनाते थे। द्विघात समीकरण नहीं, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण 10th में बनाए होंगे ना, उस वाले पे बनाइएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर आएंगे। ठीक है, और नहीं बने तो यहाँ है वही। ठीक है, अगला प्रश्न पे देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 18% अधिक है भैया, वह अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है और वस्तु का क्रय मूल्य 16,500 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बता दीजिए, 2 रुपये इनाम। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रय मूल्य बराबर 16,500, अंकित मूल्य 16,500 गुने 118%, ये जो 18 है। ठीक है, आया कितना 19,470। ठीक है, 19,470 में 12% की छूट यानी कि 88% कर दीजिए। 19,470 का क्या मेरे भाई 88/100 कर दीजिए, काट पीट मचा के 17,133 कहाँ है भैया, 17,133.60, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर ले तो बन जाए क्वेश्चन। क्या करे, एक व्यापारी 600 रुपये में दो वस्तुएं ए और बी खरीदता है। वह ए को बी पर 20% के लाभ पर और बी को 10% के हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य रुपए में कितना है भैया। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या बी। ठीक है, ये 20 होगा तो ये कितना हो गया माइनस का 10 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये कितना 8% का लाभ अर्जित करना चाहता है, ये कितना 18। ठीक है, ये कितना भैया 12 होगा ना, ये 12। अब देखिए दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, हम थोड़ी ऊपर लिख देते हैं, नीचे भी लिख सकते थे लेकिन ऊपर लिख देते हैं, 3:2 हो सकता है ना, 3:2 होगा ना। 6×3 = 18, 6×2 = 12, इतना तो समझ ही रहे ना। अगला प्रोसेस में आइए क्या हो जाएगा, ये दोनों को यहाँ पे आया था कितना 6×3 = 18 और 6×2 = 12, 3 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 5 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई 3 और 2, 3 और 2 5 होगा ना, तो
5 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई 600, तो 1 यूनिट बराबर कितना 120, ठीक है 120 होगा ना। अब ए बराबर ए का क्रैमुल बराबर निकालिएगा तो ए का क्रैमुल 3 यूनिट बराबर 360, 360 का ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न और इस सेशन का मैथ का आखिरी क्वेश्चन है, अभी तो हिंदी पूरा बचा हुआ है। क्या कह रहा है 7500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो भैया यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा 24/12, कितना आया 2%, ठीक है। टी बराबर कितना हो जाएगा 3 × 12, कितना आ जाएगा 36 माह यानी कि 3 वर्ष, ठीक है ना मेरे भाई। तो सी आई बराबर कैसे निकालिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 × 3 प्लस 3 × 2 × 2/100। अब अगला में क्या कीजिएगा 2 × 2 × 2 और बटा में 10,000 भैया 10,000, ठीक है बिठा दीजिए जीरो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0008 कीजिएगा 6.1208% आएंगे, जो 7500 में गुना करने पे कितना प्राप्त होगा भैया 459। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आइए अब हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन था। हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्या कह रहा है कि उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है। उल्लास जो है आनंद का है। अगला उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखें चुराना, आंखें चुराना का क्या होगा अनदेखा करना। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है। थिएटर में कौन सा क्या मेरे भाई क्या नाटक खेला जा रहा है। अगला दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। इसमें क्या है त्रुटि ये बताना है। तो अपने ऊपर, अपने पर नहीं मेरे भाई, अपने ऊपर आत्मविश्वास है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, आत्मविश्वास है, ये कहना ठीक होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। आज हम बाजार चलेंगे, आज हम बाजार चलेंगे, इसमें बाजार में त्रुटि है। देखिए बाजार में क्या है मेरे भाई त्रुटि है। क्यों, क्योंकि वाक्य में शब्द संबंधी अशुद्धि है। सही शब्द क्या होगा बाजार, क्या होगा बाजार, ऐसे होता है ना बाजार, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें, यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो भैया ये 2 नंबर वाले में उतना धन है तथापि, इसमें ही त्रुटि है। ऑप्शन बी में त्रुटि है भैया। इसको क्या कैसे कर लिख सकते हैं, यद्यपि एक संयोजक है जिसके साथ दूसरे संयोजक के रूप में तथापि का प्रयोग न करके फिर भी का प्रयोग करना चाहिए। किसका, फिर भी। यहाँ पे क्या होगा, यद्यपि उसके पास उतना धन है फिर भी वह स्वस्थ नहीं है। क्या, फिर भी वह स्वस्थ नहीं है। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें, बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भैया, ये जो वाक्य है इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लें क्या करें, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा। निरर्थक का विलोम शब्द होगा सार्थक। अगला है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कहें, महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। क्या कह रहा है, पुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। इसका क्या हो जाएगा, काले खंड में यानी कि लाल वाले खंड में सम्मान करो शब्द के स्थान पे अमल करो अथवा प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, अमल करो ना कि सम्मान करो। तो क्या होगा मेरे भाई, अमल करो या फिर क्या, अमल करो अथवा प्रयोग होना चाहिए। क्या होगा, प्रयोग होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए ना, प्रयोग या फिर अमल। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग किया जाता है। इसका सही विकल्प होगा प्रयोग करो। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या अगर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, रूढ़िवादी। क्या है, रूढ़िवादी।
ये ना आप लोग ज़रूर कीजिएगा, अगर ना होगा तो एग्ज़ाम्स से पहले, यानी कि पहला दिन जो एग्ज़ाम है उससे पहले, न्यू ईयर के एक दिन बाद यानी 2 तारीख को हम इसका एक हिंदी का नोट्स देंगे। आपको पीडीएफ लिंक दे देंगे, आप उससे क्या कर लीजिएगा, सारा का सारा हिंदी आपका कवर हो जाएगा। अगर हिंदी में त्रुटि है तो जो भी दोस्त इच्छुक होंगे, अगर 10 से 15 लड़का अगर बोले, अगर इनमें से मेरे स्टूडेंट में से 15 भी बोले तो हम भेज देंगे लिंक, किसी भी वीडियो में अटैच कर देंगे। अगर नहीं बोले तो फिर कोई नहीं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। भ्रमर, भ्रमर का क्या होगा मेरे भाई, भ्रमर का हो जाएगा भौरा। अगला है बखिया उधेड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बखिया उधेड़ना का क्या हो जाएगा, भेद खोलना। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, इसका विलोम क्या हो जाएगा, उर्वर का उसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दें, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कह रहा है, उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो आदेश से निलंबित कर दिए गया में त्रुटि है भैया, क्या त्रुटि है, काले ये जो लाल वाला खंड है ना, इसमें सही शब्द समूह आदेश से निलंबित कर दिया गया लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन 90 का बी होना चाहिए, क्या होगा, बी होगा मेरे भाई, आदेश से निलंबित कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, क्या है, साहित्य समाज का क्या है, दर्पण है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए, क्या कर रहा है, चीरकाल तक जीवित रहने वाला, चीरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। ठीक है, क्या होगा, चिरंजीवी होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्या करा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, सही वर्तनी वाले 93 नंबर वाले में पारिश्रमिक। अगला है जिसमें चेतना न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जिसमें चेतना ना हो तो अचेतन होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, क्या करा है, जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, वांध्य। क्या कहते हैं, वंध्य, वंध्या, वांध्य, वंध्या ऐसे कहते हैं। अगला अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या है मेरे भाई, क्या है, गद और पद वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसे करते हैं। क्या करें, मनुष्य प्रकृति, प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का क्या है मेरे भाई, प्रकृति, प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम क्या है मेरे भाई, अनुपम वरदान है। क्या है, वरदान, क्या है, वरदान है। प्रकृति सदा से मनुष्य की सहचरी रही है और अपने गुणों एवं सौंदर्यों से मानव को तृप्त करती रही है। मनुष्य भी उसके क्या है मेरे भाई, आकर्षक रूप के प्रति खींचा चला गया है, परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथों में विज्ञान की शक्ति आने लगी, उसने प्रकृति का दोहन किया और अपनी सहचरी प्रकृति को क्या किया मेरे भाई, क्या किया, आरंभ कर दिया। क्या क्या कर दिया मेरे भाई, आरंभ, सहचरी प्रकृति को क्या किया है मेरे भाई, सहचरी प्रकृति को दोहन करना और उसको हानि पहुंचाना। क्या होगा, दोहन करना और हानि, यहाँ पे हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया है, माफ कीजिएगा, हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा और अपने ही विनाश की खाई खोदी। क्या मेरे भाई, खाई खोदी है, खाई विनाश की, यहाँ पे क्या होगा, विनाश की, क्या, विनाश की खाई खोदने लगा। बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन इसी के परिणाम है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उसने समस्त मानव जाति को यहाँ पे क्या होगा, नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति के साथ क्या मेरे भाई, तालमेल स्थापित करके ही मनुष्य को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे एक में क्या था, वरदान था। क्या था मेरे भाई, एक में यानी कि 96 नंबर में क्या था, यहाँ पे अनुपम वरदान। ठीक है, अनुपम वरदान। अब इसमें क्या था, मनुष्य भी उसके ओर आकर्षित होता है। इसके बाद क्या है, हानि पहुंचाना। इसके बाद क्या था, विनाश होता। और अंत में क्या था, 5वें नंबर वाले में था तालमेल। तो आइए इसका उत्तर लगाइए। तो 96 नंबर में क्या था, सही उत्तर डी होगा, वरदान। 97 नंबर का उत्तर दे दीजिए, आकर्षक। ठीक है,
क्या मेरे भाई, सात माफ कीजिएगा, 97 ही ना, हाँ हाँ ठीक है। आकर्षक मेरे भाई, 97 नंबर का क्या होगा, आकर्षक। 98 नंबर का क्या होगा मेरे भाई, 98 नंबर का हानि पहुंचाया था। और 99 नंबर में विनाश किया था। और अंत में 100 नंबर में सामंजस्य यानी कि तालमेल। तालमेल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर काफ़ी कुछ सीखे तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।